नमस्कार। जनरल साइंस की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जनरल साइंस में भौतिकी पर 18 क्लासेस अब तक हम कर चुके हैं। ये 19वां क्लास है और आज के इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। यानी आज हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को समझेंगे। इसके साथ-साथ बात करेंगे कि चुंबकत्व क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है और इन टॉपिक से आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी पर भी बात होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स हमारी लगभग समाप्ति की ओर है। 2 क्लासेस और बची हैं। 2 क्लासेस के बाद में आपका भौतिकी का पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ-साथ आपके लिए एक सूचना और है। आज संडे है और आज से ही आपको बायो की क्लासेस यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं ज्यादातर पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस की वीडियोस बनाता हूं और आप जरूरी नहीं है कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीएस आपको पढ़ना है तो जीएस की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर चीजें मैं बिल्कुल कंप्लीट कराता हूँ। जैसे कि मैं साइंस की सीरीज करा रहा हूँ तो साइंस की सीरीज इस तरीके से करा रहा हूँ कि दोबारा से आपको किसी भी अदर चीज को अदर सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कंप्लीट मटेरियल, बिल्कुल ए से लेकर के जेड तक जो चीजें जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से मैं यहाँ से चीजें आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, गत वर्षों में आपने देखा भी है जीएस वाले पेपर्स में आपने देखा है कि विज्ञान विषय के प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 25-30 तक प्रश्न जो है विज्ञान विषय से पूछ लिए जाते हैं। तो इस विषय पर हमारा जो ध्यान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इस पर हमारी पकड़ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुंबक के बारे में कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, चुंबक उनको क्या करता है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उसमें कुछ अलॉयज भी हो सकते हैं यानी मिश्र धातु भी हो सकती है, उसमें कुछ अयस्क भी हो सकते हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। स्क्रीन पर जो आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है ये एक चुंबक को रिप्रेजेंट कर रहा है, चुंबक को प्रदर्शित कर रहा है। और कोई भी चुंबक जो होता है उसके 2 ध्रुव होते हैं, ये याद रखिएगा। कोई भी मैग्नेट जो होता है उसके क्या होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव जिसको हम कहते हैं, एक साउथ पोल होता है जिसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात ये है कि चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं उन पर आकर्षण गुण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आकर्षण पूरी चुंबक में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, जो उसके पोल्स होते हैं, जो उसके ध्रुव होते हैं। चुंबक हमारी समझ में आ गई। इसके बाद में हम बात करेंगे चुंबकीय पदार्थों के बारे में, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। एक चीज, आप में से अगर कोई ऐसा हमारा मित्र है जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आया है और इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसको सलाह देना चाहूंगा कि हमारी जो मेन यूनिट चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी पर एक वीडियो, बड़ा डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको न देख करके आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को देखें, इलेक्ट्रिसिटी वाले वीडियो को देखें। ये चैप्टर भी इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है क्योंकि उसी का पार्ट इसको आप मान सकते हैं। लेकिन जो पहला वाला वीडियो था इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में मैंने काफी विस्तार से, काफी अच्छे तरीके से बताया। तो कुछ जो टर्म्स जो पहली वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं वो इसमें यूज होंगे और उसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर ये वीडियो देखने में आपको ज्यादा रुचि नहीं आएगी। तो पहले आप इलेक्ट्रिसिटी वाला वो वीडियो देख लें, उसके बाद में इस वीडियो को आएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, चुंबक हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं चुंबकीय पदार्थों के बारे में, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। जैसे हमने चुंबक वाली डेफिनेशन में देखा था, चुंबक क्या क्या करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, निकिल को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोहा और निकिल जो है वो कैसे हैं, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें मैग्नेटिक गुण नहीं पाए जाते, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम कह सकते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, या ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है उनको हम अनुचुंबकीय पदार्थ, अंग्रेजी में नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि लकड़ी को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, ना ही कागज को आकर्षित करता है, ना ही एल्यूमिनियम से बनी हुई चीजों को चुंबक अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है। तो चाहे लकड़ी हो, कागज हो, एल्यूमिनियम हो, ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं ये क्या हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। चुंबक समझ में आ गया, चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ हमारी समझ में आ गए। इसके बाद में हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में।
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे यहाँ पर समझिए कोई भी मैग्नेट है, मान करके चलिए ये कोई क्या हो गया, आपका मैग्नेट हो गया। अब इस मैग्नेट के आसपास, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से इसके आसपास अगर कुछ चुंबकीय पदार्थों को रख दिया जाए, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को रख दिया जाए, तो चुंबक इन पदार्थों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, लेकिन आकर्षित करने का इसका जो गुण है चुंबक का, वो किसी रेंज तक सीमित होगा। अब ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर मैंने चुंबक रख दिया और इससे 1 किलोमीटर दूर पर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया तो चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चुंबक जिन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसकी एक रेंज होती है, उस पार्टिकुलर रेंज में ही वो अब उन वस्तुओं को यानी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वही यह फील्ड होता है, वही एरिया होता है जिस एरिया में चुंबक उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। यानी चुंबक के चारों ओर का वह एरिया, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके। और सीधे शब्दों में कहें तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो जहां जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है तो वो उसी पार्टिकुलर फील्ड में उनको आकर्षित कर सकता है जहां तक मैग्नेट का क्या होगा, प्रभाव रहेगा, जहां तक उसका इफेक्ट रहेगा, उसी रेंज में जो है वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा। ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव का हम अनुभव कर सकते हैं उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, वो है टेस्ला। इसके अलावा इसका एक और मात्रक है, ये छोटा मात्रक होता है इसका, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र को गॉस में भी हम मेजर करते हैं, मापते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल गया कि टेस्ला एसआई मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, और गॉस भी इसका जो है एक मात्रक है, लेकिन गॉस छोटा मात्रक है, टेस्ला बड़ा मात्रक है। टेस्ला और गॉस में आपस में क्या रिलेशन होता है, एक टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के इक्वल होता है, यानी एक टेस्ला बराबर होते हैं आपके 10,000 गॉस। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, ये रेखाएं दरअसल हमको दिखाई नहीं देती, इनको आप इमेजिनरी लाइंस बोल सकते हैं, काल्पनिक रेखाएं बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा था किसके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वे मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक के चारों ओर प्रदर्शित हो जाती हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, ये एक तरह की कैसी रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में चुंबक के चारों ओर क्या होती हैं, प्रदर्शित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय कंपास की सहायता से खींची जाती हैं और लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर यह क्या करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को फॉलो करता है, उनका अनुसरण करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में आपको याद क्या रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले तो आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि होती क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक तरह की इमेजिनरी लाइंस होती हैं, चुंबक का जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसमें चुंबक के चारों ओर इनको प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ से याद क्या रखना है, आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है, इसके साथ साथ इसके कुछ गुण हैं जो आपको याद रखने हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो पहला इसका जो गुण है, पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव से मिलती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें एन का मतलब है नॉर्थ पोल, एस का मतलब है साउथ पोल, और ये जो डायरेक्शन यहाँ पे बताई जा रही है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरीके से आपको नजर आ रही होगी। तो ये डायरेक्शन किस ओर है, ये नॉर्थ वाले पोल से साउथ वाले पोल की तरफ है। पहली प्रॉपर्टी इसकी यही कह रही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव से मिलती है, ये एक बंद वक्र बनाती है, ये एक बंद वक्र बनाती है, कर्व का निर्माण करती है जो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। ये भी आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का कर्व बना रही है, एक तरह का क्या बना रही है, वक्र बना रही है, और ये वक्र जो है कैसा है, बंद है, कहीं से भी आपको ओपन नजर नहीं आ रहा होगा। इस तरीके से
एक बंद वक्र का निर्माण जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बंद वक्र बनाती है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास होगी, ठीक है। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, वीक होगा, कमजोर होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो कैसी होंगी, दूर दूर होंगी, ठीक है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा भी गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ये भी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रही है, एक दूसरे को कहीं पर भी काट नहीं रही है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपकी समझ में आ गए। इसके साथ साथ एक इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में जो बल रेखाएं होती हैं आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। इसका मतलब ये है कि किसी एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, और इसके साथ साथ उसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको समझते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, जब किसी चालक में, चालक, अचालक या अर्धचालक, ये क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। इसी वजह से मैं कह रहा था कि पहले पहला वाला वीडियो देखें, वहां से आपको जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, फिर इस वाले वीडियो में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। जब किसी चालक में इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है किसी भी कंडक्टर में, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की यही घटना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है, ठीक है। जैसे चुंबक के बारे में जैसे हम बात करें तो आपको पता है कि चुंबक जो होते हैं वो जनरली दो तरीके के होते हैं, मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक मतलब ऐसे चुंबक जिनमें जो चुंबकत्व का गुण है वो स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, वो पैदा नहीं किया जाता, उनमें स्वाभाविक रूप से वो गुण होता है, तो वो नेचुरल है। एक होती है आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, उसमें स्वाभाविक रूप से मैग्नेटिज्म नहीं होता है, चुंबकत्व नहीं होता है, लेकिन किसी प्रोसेस के द्वारा या कुछ प्रक्रिया करके हम किसी चीज को चुंबक का गुण देते हैं या उसमें मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं, चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं, तो वो कृत्रिम चुंबक हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, विद्युत चुंबक के बारे में। विद्युत चुंबक क्या है कि कोई भी परिनालिका, सोलेनॉइड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, किसी परिनालिका पर जो है तांबे के तार लपेटे जाते हैं। और परिनालिका क्या होती है, परिनालिका एक मान करके चलिए कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मेटल है, मेटल के चारों ओर हमने तांबे के तारों की फेरे लगा करके उसके ऊपर लपेट करके एक कुंडली तैयार की और उसमें हमने फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर दिया, धारा प्रवाहित कर दी, तो उसमें कहीं ना कहीं चुंबकत्व का गुण आ जाता है, वो चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने लग जाता है। तो यही चीज यहाँ पर आपको बताई जा रही है, किसी चालक में जब हम क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की जो घटना है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसका उपयोग विद्युत मोटर में होता है। किसका उपयोग, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, विद्युत घंटी जो होती है उनमें होता है, टेलीफोन में होता है, इन सभी चीजों में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। जिस परिनालिका की चर्चा अभी हम कर रहे थे उसको यहाँ पर देखते हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, परिनालिका को अंग्रेजी में सोलेनॉइड कहते हैं। मैं स्थान स्थान पर जहां जहां मुझे लगता है, क्योंकि भाई हिंदी में मैं चीजें यहाँ से करा रहा हूँ, आपके कमेंट आते हैं कि इसको अंग्रेजी में भी करा दो, तो मेरे लिए संभव नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ, कोचिंग संस्थान में चलाता नहीं हूँ, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं कुछ चीजें आपके लिए यहाँ से प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हिंदी में तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, लेकिन उनका अंग्रेजी में अगर जो बेसिक टर्म्स है, मेन टर्म्स है, उनकी अंग्रेजी वाला जो फॉर्मेट है वो भी आपको बता दिया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के
पारे में, जैसे कोई भी परिनालिका है, कोई भी सोलेनोइड है, उसमें हमने कोई धारा प्रवाहित की तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले तो समझिए कि परिनालिका किसको कहते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि परिनालिका को अंग्रेजी में बोलते हैं सोलेनोइड। अब परिनालिका है क्या? तो ये पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। जैसे कोई मेटल है, ठीक है, और इसमें हमने क्या है, इस पर जो है तांबे के तारों को लपेट दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाएगी, परिनालिका कहलाएगी। और इस परिनालिका में जब हम क्या प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इसी परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा जो है इसका दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। सीधी सी बात है कि जब हमने धारा प्रवाहित की और वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसमें पैदा हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसमें पैदा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। और चुंबक में दो ध्रुव होते ही होते हैं, आपको पता है। तो इसमें जो परिनालिका है, जो सोलेनोइड है, दो सिरे हैं इसके, तो एक सिरा ऑटोमेटिकली उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा, दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह कार्य करेगा, ठीक है। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर, ये दोनों पॉइंट आपके याद करने के लिए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट को याद रखिएगा। कोई भी परिनालिका है, कोई भी सोलेनोइड है, उसके भीतर जितने भी बिंदु होते हैं उन सभी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो समान होता है। और बाहरी सतह के स्थानों की बात करें तो बाहरी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। परिनालिका के संबंध में हम बात कर रहे हैं, सोलेनोइड की हम बात कर रहे हैं। परिनालिका के अंदर के जितने भी बिंदु हैं उन पर चुंबकीय क्षेत्र इक्वल रहेगा, चाहे उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी भी हो। जितनी क्वांटिटी एक स्थान पर है, एक बिंदु पर है, उतनी क्वांटिटी सभी बिंदुओं पर होगी परिनालिका के भीतर। और बाहर की बात करें तो बाहरी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि मानव शरीर की हम बात करें, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी के दो मुख्य भाग हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड का उत्पन्न होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वे दोनों पार्ट कौन कौन से हैं? एक है आपका हार्ट और एक होता है आपका ब्रेन, मस्तिष्क, ठीक है। एक हृदय, दूसरा मस्तिष्क। इन दोनों पार्ट्स में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। आपने एक टर्म सुना होगा, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। हिंदी में नहीं सुना हो तो अंग्रेजी में सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और अगर आपने ये अंग्रेजी वाला भी नहीं सुना हो तो आपने संक्षिप्त रूप में इसका नाम जरूर सुना होगा, MRI, ठीक है। भगवान ना करे किसी को कराना पड़े। तो MRI क्या होता है? MRI की सहायता से मुख्य रूप से मस्तिष्क की जांच की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके रिलेटिव या आपके आसपास में किसी को ब्रेन में अगर खोपड़ी में सिर में दिक्कत है तो डॉक्टर उसको MRI करने की सलाह देते हैं, ठीक है। तो ये किस पर कार्य करता है? ये इसी चुंबकीय प्रभाव पर जो है ये कार्य करता है। और यहीं पर यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मानव शरीर के दो मुख्य पार्ट ऐसे हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का उत्पन्न होना जरूरी है। तो शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों की इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। और ऐसा किसके उपयोग के द्वारा किया जाता है? MRI के उपयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चुंबकत्व के मूल सिद्धांत। चुंबकत्व के मूल सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत यह है कि चुंबकीय ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों जो होते हैं पेयर में होंगे। कोई भी चुंबक आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें सिर्फ एक ही ध्रुव हो, केवल उत्तरी ध्रुव हो किसी चुंबक में, या किसी चुंबक में केवल दक्षिणी ध्रुव हो, ऐसा नहीं होगा। ध्रुव जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, युग्म में होते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। कोई भी मैग्नेट होगा, कोई भी चुंबक होगा, उसमें दो ध्रुव होंगे ही होंगे, ठीक है। विजातीय ध्रुव जो होंगे वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और सजातीय ध्रुव जो होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विजातीय ध्रुव का मतलब है अलग अलग ध्रुव, सजातीय ध्रुव का मतलब है एक जैसे ध्रुव। जैसे मान करके चलिए यहाँ पर दो चुंबक हैं, ठीक है। ये दो चुंबक हो गए, ये इसका नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। अब यहाँ पर इमेजिन कीजिए सॉरी, कि इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव और इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के पास लाया जाए। इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, दो अलग अलग चुंबक हैं। इन दोनों के अलग अलग ध्रुवों को अगर एक दूसरे के समीप लाया जाए तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होने का प्रयास करेंगे, अट्रैक्ट यहाँ पर होते हुए ये दिखाई देंगे। इसके विपरीत क्या किया जाए कि विपरीत ध्रुवों को न लेकर के इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरी चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव, ये दोनों अगर एक दूसरे के निकट लाए जाएं तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये याद रखना,
विजातीय ध्रुव यानी जो अलग अलग ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और सजातीय ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, कोई भी चुंबक, कोई भी मैग्नेट मुक्त रूप से लटकी हुई है तो हमेशा उसकी दिशा जो रहेगी वो उत्तर दक्षिण दिशा में रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि चुंबक में दो ही ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो ऑटोमेटिक अगर किसी मुक्त रूप से लटके हुए चुंबक को देखें तो उसकी दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाती है। मैग्नेट के प्रकार, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया है। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट जैसा कि आप सभी जानते हैं स्वाभाविक रूप से जिसमें चुंबकत्व के गुण विद्यमान हो वह प्राकृतिक चुंबक है, और मुख्य रूप से ये लोहे तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, जिसको इस फॉर्मूले की सहायता से हम प्रदर्शित करते हैं Fe3O4। ये चुंबक का इसको फॉर्मूला आप मान सकते हैं, ठीक है। लोडस्टोन की जो चुंबक होती है वो एक प्रकार की नेचुरल मैग्नेट होती है, प्राकृतिक चुंबक होती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट को देखें तो आर्टिफिशियल मतलब मैग्नेट ऐसे मैग्नेट हैं जिसको बनाया जाता है स्वाभाविक रूप से, जिनमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। तो अधिकांश या ज्यादातर जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, ये लोहा के बनाए जाते हैं, इस्पात के बनाए जाते हैं, निकेल से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे छड़ चुंबक एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, घोड़ा नाल चुंबक ये भी आर्टिफिशियल मैग्नेट का उदाहरण है, चुंबकीय सुई, वैद्युत चुंबक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सभी क्या है, कृत्रिम चुंबक है। एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ से आपको पता होनी चाहिए, जैसे मान करके चलिए कोई भी चुंबक है, यहाँ पर हमने कोई चुंबक ले ली, ठीक है। अब इस चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब सपोज कीजिए इस चुंबक को बीच में से हम क्या करते हैं, तोड़ दें। तो तोड़ दें तो इस चुंबक का आकार इस तरीके से हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि भाई हमने चुंबक को तोड़ दिया, ये इसका नॉर्थ पोल था, ये इसका साउथ पोल था, तो नॉर्थ पोल ये इधर आ गया, इधर साउथ पोल ये इधर आ गया। तो यहाँ से आपके याद रखने का महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि किसी भी चुंबक को तोड़ा जाए तो उसका जो टूटा हुआ हिस्सा होता है वो भी एक स्वतंत्र मैग्नेट की तरह कार्य करता है। यानी यहाँ पर हमने देखा था इस चुंबक के दो ध्रुव थे, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। हमने इसको तोड़ दिया, चुंबक छोटा हो गया, तो ये छोटा वाला पार्ट जो है ये भी अपने आप में एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा, और ये भी जो है अपने आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में विभाजित हो जाएगा। मतलब इसके भी दो ध्रुव ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ऐसे ही इसके बन जाएंगे। यानी चुंबक को कितने भी पार्ट्स में हम तोड़े तो जो टूटा हुआ पार्ट होगा वो भी एक पूर्ण चुंबक की तरह कार्य करता है, उसके भी दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। तो चुंबक को बीच में से अगर तोड़ दें तो उसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं, कहने का मतलब हमारा ये है, ध्रुव उसके जो हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, जो टूटे हुए हिस्से हैं वो दोबारा से क्या बन जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका पृथ्वी का चुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म। ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, और इसमें से जो जरूरी चीज है वो मैं आपको बता दूंगा जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जहां से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का एक नेचुरल सोर्स है। चुंबकीय क्षेत्र का कैसा स्रोत है पृथ्वी, प्राकृतिक स्रोत है, जहां पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। हमारी पृथ्वी जो है उसका जो प्रत्येक स्थान है सरफेस का, उस पर हर स्थान पर हमको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के आकार के समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के व्यास की लंबाई का 1/5वां हिस्सा होता है, जो पृथ्वी के केंद्र की ओर झुका रहता है। यहाँ पर जो याद रखने का लाइन है आपका ये वाला है, दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर अग्रसारित होता है, और इसी तरीके से उत्तरी ध्रुव का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो दक्षिणी ध्रुव की ओर अग्रसारित होता है। पृथ्वी के जैसे पृथ्वी के भी दो ध्रुव हो गए, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के संबंध में, तो उत्तरी ध्रुव से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव की ओर अग्रसारित होगा, और दक्षिणी ध्रुव से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उत्तरी ध्रुव की ओर अग्रसारित होगा, ठीक है। अगर हम इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू निकालें, मतलब एक मैग्नीट्यूड इसका निकालें कि पृथ्वी की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻5, 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर जो होता है पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, अवयव कौन कौन से होते हैं, उनको देखिए। पहला अवयव है दिक्पात का कोण, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, और दूसरा इसका कंपोनेंट होता है नमन कोण, एंगल ऑफ डिप।
दिक्पात कोण क्या होता है? किसी स्थान पर पृथ्वी की भौगोलिक याम्योत्तर यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से कम का जो एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नमन कोण, नमन कोण क्या होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में मुक्त रूप से लटकाई गई चुंबकीय सुई की अक्ष क्षैतिज के साथ में जो एंगल बनाती है, उसे उस स्थान पर हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। याद रखने के लिए आपके लिए क्या है, याद आपको ये रखना है कि जो नमन कोण जो होता है, एंगल ऑफ डिप जो होता है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान कहाँ कहाँ पे होता है। तो ध्रुवों पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है 90 डिग्री, और ध्रुवों भूमध्य रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है वो न्यूनतम होता है 0 डिग्री। ठीक है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान अधिकतम होता है जो कि 90 डिग्री होता है, और भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान न्यूनतम होता है जो कि 0 डिग्री होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होती है? यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी पदार्थ के चुंबकन की मात्रा को मापता है। चुंबकन की मात्रा को कौन मापता है? यह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से हम क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी पदार्थ के चुंबकन की मात्रा को हम मापते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि निर्वात में चुंबकीय प्रेरण, निर्वात में वैक्यूम में चुंबकीय प्रेरण और निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता, इन दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है, उसको हम चुंबकन क्षेत्र कह सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, H इज इक्वल टू बी नॉट बटा म्यू नॉट। तो बी नॉट यहाँ पर क्या है? बी नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? निर्वात में वैक्यूम में चुंबकीय प्रेरण को प्रदर्शित कर रहा है, और म्यू नॉट ये निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता को प्रदर्शित कर रहा है। तो बी नॉट और म्यू नॉट का जो रेशियो है वही है आपका क्या है? चुंबकन क्षेत्र। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर, और सीजीएस मात्रक इसका होता है ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड इसका सीजीएस मात्रक होता है, याद रखेंगे। ऑर्स्टेड और एम्पियर मीटर में क्या रिलेशन है? एक ऑर्स्टेड 80 एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में चुंबकीय पदार्थों की कैटेगरीज देखते हैं। चुंबकीय पदार्थों को कितने अलग अलग वर्गों में विभाजित हम कर सकते हैं? मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में इसको हम विभाजित करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है ठीक तरीके से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने कहा था कि आपको दोबारा से विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, इस वजह से मैं डिटेल्ड वीडियो ही बनाता हूँ। जितनी सब्जेक्ट मैं यहाँ पर डालता हूँ उनमें मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं इस तरीके से चीजें यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहीं पे भी कोचिंग नहीं करता है या उसको कंप्लीट मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक ही स्थान से पूरा का पूरा मटेरियल पढ़ सके, देख सके। ठीक है, आपने देखा भी होगा यूट्यूब पर क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कंटेंट लोग नहीं डालते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जो अच्छा कंटेंट है वो डिटेल्ड नहीं मिलेगा आपको। डिटेल मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्री क्लास कोई भी ऐसी नहीं है यूट्यूब पर जो सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में कंप्लीट वे में तैयार करके किसी ने यूट्यूब पर डाल रखा हो। खास करके जीएस के मामले में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। मैराथन आपको मिल जाएंगी, 100 200 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चीजें अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा बताई जाती हैं। और ज्यादातर लोग जो कि कोचिंग संस्थान चलाते हैं, कोई भी संस्था चलाते हैं, उनकी एक मजबूरी भी है। मजबूरी ये भी है कि अगर वो सारी की सारी चीजों को डिटेल्ड वे में, एक्सप्लेन्ड वे में, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में फ्री में ही यूट्यूब पर डाल देंगे तो उनका संस्थान कैसे चलेगा? उस संस्थान में काम करने वाले लोग कैसे काम करेंगे? उनको सैलरी कैसे मिलेगी? है ना? तो पेड कोर्स उनके लिए बेचना जरूरी है। तो मैं कहीं ना कहीं वही प्रयास, एक छोटा सा प्रयास है मेरा, जिसको मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी सब्जेक्ट, मैंने काफी सब्जेक्ट्स जो है इस पर डाली हुई हैं, पुराने व्यूअर्स को पता है, जो भी नए आए होंगे वो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। काफी सारा कंटेंट मैंने चैनल पर डाला हुआ है, तो वो आपके काम आ सकता है। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ही आप देखें, वरना ना देखें चीजों को। ठीक है, तो साइंस को भी मैं इसी तरीके से आपको कंप्लीट कराऊंगा, और मैंने आपको बताया कि आज से ही बायो की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और मैं गारंटी देता हूँ जिस तरीके से बायो हम कंप्लीट करेंगे, पूरे यूट्यूब पर आपको डिटेल्ड क्लास या पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में इस तरह की क्लास मिल जाए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा अगर फ्री में पूरा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल्ड वे में पूरा मिल जाए। नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है, खोजा है, पहले मुझे नहीं मिला, इसी वजह से मैं उस चीज को डाल रहा हूँ। है, मैं उसी चीज को इस वजह से डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है उसको, और वो मुझे नहीं दिखा कहीं पर भी, तो ये मुझे लगा कि होना चाहिए आप लोगों के लिए, इस वजह से मैं उसको तैयार कर रहा हूँ।
चुंबकीय पदार्थों पे आते हैं, थोड़ा सा आपके 5 मिनट बर्बाद किए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चुंबकीय पदार्थों को हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, एक प्रतिचुंबकीय, दूसरा लौह चुंबकीय और तीसरा अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को अंग्रेजी में बोलते हैं हम डाई मैग्नेटिक, लौह चुंबकीय को अंग्रेजी में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक और अनुचुंबकीय को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अब ये क्या-क्या होते हैं इनको थोड़ा-थोड़ा समझ लिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों को अगर किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास में ले जाया जाए तो वो कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित नहीं होते, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, मतलब चुंबक से दूर जाने का प्रयास करते हैं, हल्का सा दूर जाने का प्रयास करते हैं, वो होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और ऐसे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल, पारा, अल्कोहल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक कैसे होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक के सिरे के पास अगर ले जाया जाएगा तो वो तेजी से सिरे की ओर क्या होगा? आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पर तेजी वाले टर्म पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तेजी से आकर्षित होना, तेजी से आकर्षित होना। तेजी वाले टर्म पर मैं फोकस करने के लिए क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम जब लौह चुंबकीय अभी देख रहे हैं, अभी हम अनुचुंबकीय देखेंगे, तो अनुचुंबकीय वाले जो पदार्थ होते हैं वो भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन हल्के से, मामूली से। लौह चुंबकीय होते हैं वो तेजी से चुंबक की ओर जाएंगे, अनुचुंबकीय जो होंगे वो हल्का सा चुंबकित होंगे चुंबक की तरफ। इस वजह से तेजी वाले टर्म को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, लौह चुंबक, क्योंकि लोहा आपको पता है चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होता है। ऐसे ही अनुचुंबकीय पदार्थों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैंगनीज, कॉपर, क्लोराइड, ऑक्सीजन, नमक का मिश्रण, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये हल्के से चुंबकित होते हैं चुंबक की सिरे की ओर जब इनको ले जाया जाता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो तेजी से चुंबक की ओर आकर्षित होती है, तो ये लौह चुंबकीय हैं, फेरोमैग्नेटिक हैं, और जो हल्के से चुंबकित होते हैं वो अनुचुंबकीय हैं, पैरामैग्नेटिक हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है आपका वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, हम परिनालिका के बारे में पढ़ करके आए हैं, तो ये एक प्रकार की परिनालिका ही है, आपको दिख रहा है। और इसमें ये जो प्लस माइनस का साइन लग रहा है, यहाँ से इसमें क्या प्रवाहित की जा रही है? धारा प्रवाहित की जा रही है। मैंने आपको पहले बताया कि वैद्युत चुंबक जो होता है वो एक प्रकार की परिनालिका कुंडली ही होती है, जिसमें धारा का प्रवाह किया जाता है, तो उसमें चुंबकत्व का गुण पैदा हो जाता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, और ये चुंबकीय धारा के प्रभाव के नियम पर ही कार्य करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार का आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, कृत्रिम चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक बनाने में, यानी वैद्युत चुंबक बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नर्म लोहे का प्रयोग जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में करते हैं, या अन्य प्रकार की आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं तो उसमें भी हम नर्म लोहे का ही यूज करते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का? तो इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज होता है, वैद्युत घंटी में इसका यूज होता है, टेलीफोन में, डाईफ्राम में, लाउड स्पीकर में, इन सभी चीजों में वैद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट हम प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें, ये छोटे-छोटे इसमें जो है वैद्युत चुंबक होते हैं, चाहे हम वैद्युत मोटर की बात करें, घंटी की, टेलीफोन की, डायफ्राम की, लाउड स्पीकर की, इसमें चुंबक जो होते हैं वो छोटे चुंबक होते हैं। अब विशाल चुंबकों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? बड़े-बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या कहाँ पे किया जाता है? तो क्रेनों वगैरह में इसको यूज करते हैं, सामान वगैरह को उठाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में एक टर्म आता है आपका परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर अधिक समय तक लौह चुंबकीय गुणों का अनुसरण करते हैं, लौह चुंबकीय गुणों को फॉलो करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्थायी चुंबक। किसी लौह चुंबकीय पदार्थ में धारावाही परिनालिका का प्रयोग करके हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं। स्थायी चुंबक किस तरीके से बनाया जाता है? कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ लेंगे, ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होता हो, वही लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ में धारावाही परिनालिका का हम यूज करेंगे, उसको सोलेनॉइड के रूप में बनाएंगे, उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे और जो है उसको स्थायी चुंबक बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके याद रखने का महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि स्थायी चुंबक किस किस चीज से बनाया जाता है। स्थायी चुंबक जो है वो एलिको, कोबाल्ट, स्टील और टिकानेल जैसी चीजों से बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को समझते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को उस सतह से जुड़ा हुआ
चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स वगैरह का मात्रक जरूर आपसे पूछा जा सकता है, परिभाषा से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। और फिर वही बात आ जाती है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब चीज़ें यहाँ से कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा प्रयास ये है कि कंप्लीट हो, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट हो, पूरी सारी चीज़ें हों, विधिवत रूप से चीज़ों को कराया जाए। ऐसा ना लगे कि कहीं से कुछ छूट गया फिर इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब कोई अगर पढ़े और कोई अगर इन चीज़ों को फॉलो करे तो उसका सिलेबस जो है वो अपने आप में बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कई बार पूछा गया है। बेवर आपने सुना होगा, एसआई यूनिट होता है चुंबकीय फ्लक्स का, बेवर। या इसका एक मात्रक टेस्ला पर मीटर स्क्वायर भी होता है। एक बेवर एक टेस्ला पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है उसको भी आप याद रखेंगे। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल जो होता है ये सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, और इसका जो एसआई यूनिट है वो बेवर है। यदि कोई भी तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल है, तो उस तल से कोई भी फ्लक्स रेखा कभी नहीं गुजरेगी, याद रखेंगे। और इसी कारण से इस तल से जुड़ा हुआ जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है, कोई भी तल, कोई भी सरफेस चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है, पैरेलल है, तो वहां से फ्लक्स रेखा नहीं गुजरती है, और इसका परिणाम ये होता है कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उस तल पर वो जीरो होता है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, सापेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है, और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के उत्पन्न होने की घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में वैज्ञानिक फैराडे के द्वारा दो नियम दिए गए। ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। आपको रटना नहीं है चीजों को, मैं यहाँ से बता दूंगा क्या आपको याद रखना है। पहला लॉ क्या कहता है फैराडे का, फैराडे का पहला नियम क्या कहता है कि कोई परिपथ है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस सर्किट में विद्युत वाहक बल तभी तक प्रेरित होगा जब तक परिपथ से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स बदलता रहेगा, उसमें परिवर्तन होता रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तभी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो ये जो है किसका नियम है, फैराडे का नियम है। दूसरा नियम है, और दूसरे नियम से जुड़ी हुई एक चीज ये भी आप याद रखेंगे कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दूसरा नियम लेंज का नियम भी कहलाता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो दूसरा नियम है उसको हम लेंजस लॉ भी कहते हैं। लेंज का नियम क्या कहता है, या दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, याद रखें तो याद रख लेना, नहीं तो मत याद रखना। ठीक है, इसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रकार, दो नियम जरूर याद रखना। पहला वाला नियम क्या बोला था, और दूसरे वाले नियम को क्या कहा जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, लेंज का नियम उसको कहते हैं। तो ये चीजें जो है याद रखने की है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रकार, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रकार, दो प्रकार होते हैं, एक स्वप्रेरण होता है, दूसरा अन्योन्य प्रेरण होता है। स्वप्रेरण को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। स्वप्रेरण क्या है, जब परिपथ में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है, कोई भी सर्किट है उसमें कोई धारा बह रही है, उसमें अगर चेंज होता है तो परिपथ से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स भी चेंज होगा। कोई परिपथ में कोई भी धारा बह रही है, कोई करंट बह रहा है, अगर वो करंट में चेंज हो रहा है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में भी चेंज होगा, और इसका परिणाम क्या होगा कि परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाएगा, और इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के स्थापित होने की घटना को स्वप्रेरण कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज के स्वप्रेरण को वैद्युत का जड़त्व भी कहते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, वैद्युत का जड़त्व भी कहा जाता है। अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन इसको कहते हैं। जब किसी कुंडली या परिपथ से गुजरने वाली धारा बदलती है, धारा चेंज होती है, तो उसके निकटवर्ती परिपथ से जुड़ा चुंबकीय अभिवाह भी बदल जाएगा, इसलिए निकटवर्ती कुंडली या परिपथ में विद्युत वाहक बल जो है वो प्रेरित होने लग जाएगा। ईएमएफ का मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल, और इसी को हम बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण। आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर आप सभी ने देखे होंगे, ट्रांसफार्मर जो हमें
जिनसे लाइट की सप्लाई होती है। आपके आसपास काफी सारे आपने देखे होंगे। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, याद रखेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन पर ही कार्य करता है आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है। एक टर्म है आपका धातु संसूचक, मेटल डिटेक्टर। ये सभी आप सभी ने देखा होगा, जैसे आप किसी मेट्रो स्टेशन वगैरह पे जाते हैं या किसी रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, तो आपको अपनी जांच कराने के लिए, अपनी चेकिंग कराने के लिए मेटल डिटेक्टर के अंदर से होकर के गुजरना होता है। तो ये किस तरीके से काम करता है? ये इस तरीके से काम करता है कि जब हम मेटल डिटेक्टर से होकर के गुजरते हैं, तो तारों की कुंडली में, वायर्स की कुंडली में कुछ धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। और मान करके चलिए, अगर आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई लोहे की, जैसे मान करके चलिए कोई चीज है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर देती है, और चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर देती है, तो जो मेटल डिटेक्टर होता है उसकी कुंडली में धारा विपरीत दिशा विपरीत जो है दिशा में हो जाती है। उसकी धारा की दिशा जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही धारा की दिशा चेंज होती है, तो उसमें अलार्म बजने लग जाता है, और जो चेक करने वाले होते हैं, सिक्योरिटी पर्सन्स होते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपके पास कोई मेटल की चीज है। तो ये मेटल डिटेक्टर, तो ये भी किस पर कार्य करता है? ये भी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव पर ही कार्य करता है। इसके बाद में आती हैं आपकी भंवर धाराएं, एडी करंट इनको अंग्रेजी में बोला जाता है। खोज इसकी किसने करी थी? वैज्ञानिक फोको के द्वारा भंवर धाराओं की खोज की गई थी 1895 में। भंवर धाराएं क्या होती हैं? जब किसी आकृति या किसी आकार का कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है, मतलब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है जो कि जिसमें कि परिवर्तन हो रहा है, वो बदल रहा है। बदलने वाले या परिवर्तन होने वाले या परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धातु का टुकड़ा स्थित है, तो उससे जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स भी, उसमें भी चेंज होगा, उसमें भी परिवर्तन होगा, जिससे धातु के संपूर्ण आयतन में क्या उत्पन्न हो जाएंगी? प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। और ये प्रेरित धाराएं उस धातु के टुकड़े की गति का विरोध करेंगी। ये धाराएं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये धाराएं बिल्कुल जल में उत्पन्न भंवर धाराओं जैसी होती हैं। इसी वजह से इनको हम एडी करंट के नाम से जानते हैं। अब याद रखने की चीज़ क्या है? याद रखने की चीज़ ये है कि इनका अनुप्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है, क्या-क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। रेलगाड़ियों के जो मैग्नेटिक ब्रेक होते हैं, चुंबकीय ब्रेक होते हैं, उसमें भंवर धाराओं का प्रयोग होता है। इसके अलावा विद्युत चुम्बकीय अवमंदन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी भंवर धाराओं का प्रयोग होता है। प्रेरण भट्टी में इसका यूज़ होता है। विद्युत शक्ति मीटर में इसका यूज़ होता है, ये याद रखेंगे। विद्युत मोटर से जुड़ा हुआ सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि विद्युत मोटर किस प्रकार की एनर्जी को किस प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो विद्युत मोटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सिद्धांत क्या है विद्युत मोटर का? तो इसका सिद्धांत है कि इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, फिर इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें दो बराबर और विपरीत बल कुंडली पर काम करने लग जाते हैं, और इन्हीं बराबर और विपरीत बलों की सहायता से लगातार जो है ये घूमती रहती है, और विद्युत मोटर आपकी काम करती रहती है। ये इसका क्या है? प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। अब यहाँ पर क्या है कि ये सिद्धांत जो है हम बात कर रहे हैं, जैसे छोटे-छोटे मोटर के संबंध में बात करें, छोटी-छोटी मोटर्स, बहुत छोटे-छोटे उपकरणों में, खिलौनों में भी जो है छोटी-छोटी मोटर्स लगी होती हैं। तो जो छोटी-छोटी मोटर होती हैं, उनमें स्थायी चुंबक होते हैं, जो काम करते हैं। और अगर हम कमर्शियल वे में देखें, कमर्शियल मोटर जो हैं, यानी जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्री वगैरह में, निर्माणियों, उद्योगों में काम जिनका यूज़ किया जाता है, तो जो बड़े-बड़े व्यावसायिक मोटर होते हैं, उसमें स्थायी चुंबक के स्थान पर हम किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग करते हैं? विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत समझ में आ गया, ये किस प्रकार की एनर्जी को किस प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये हमने देख लिया। अब इसके उपयोग कहाँ-कहाँ हैं? तो पंखों में मोटर का यूज़ होता है, आपको पता है। रेफ्रिजरेटर्स में इनका यूज़ होता है। विद्युत मिश्रक जो होते हैं, इलेक्ट्रिक मिक्सर, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो आपके घरों में होते हैं, वहाँ मोटर का यूज़ होता है। वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, कंप्यूटरों में इनका यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं घरेलू विद्युत परिपथ के अवयव, यानी जो हमारा घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसके जो मुख्य कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं, और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला आता है इसमें से भूसंपर्क तार, इसको बोलते हैं हम अर्थिंग या अर्थ वायर, अर्थ का तार, ठीक है। ये आप सभी ने जो है देखा होगा। पहले खास करके, अभी जो है घरों में अर्थ वायर नहीं लगाया जाता था, पहले लगाया जाता था स्टार्टिंग में, जब जैसे मोस्टली लोग जैसे गाँव में से होंगे, तो शुरुआत में जब आपके गाँव में लाइट वगैरह आई होगी, तो आपने देखा होगा आपके घर के कोने में कहीं पर भी जो है एक
कोई मेटल की रॉड कील वगैरह उसको जमीन में गाड़ देते थे, उससे तार लगा करके उसको मेन लाइन से जोड़ते थे। ठीक है, तो जब कभी भी लाइट वगैरह कम हो जाती थी, डिम हो जाती थी, तो उसमें ये बोला जाता था कि जाओ अर्थ में पानी डाल दो, तो फिर लाइट बढ़ जाती थी। इस तरीके से हैं, तो यही भूसंपर्क तार हुआ करता था, अर्थिंग या अर्थ वायर इसको कहते थे। ऐसी धातु जिसका विभव शून्य हो और वो पृथ्वी से जुड़ी हुई हो, तब उस धातु के तार को हम अर्थ वायर कहते हैं, अर्थ तार कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ से क्या हो गया कि अर्थ वार में जो धातु यूज की जाती है उसका विभव शून्य होता है। ठीक है, पृथ्वी से उसको जोड़ा जाता है। जनरली जो अर्थ का तार होता है वो हरे कलर का होता है, हरा विद्युत रोधी आवरण इसके चारों ओर होता है। यह घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की एक प्लेट से जोड़ दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है, और इसका उपयोग जनरली विद्युत झटकों से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आपने एक टर्म सुना होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट परिपथ। ये क्या होता है? इसमें शॉर्ट सर्किट किस तरीके से होता है, जैसे मान के चलिए एक तार ऐसा है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, करंट आ रहा है, और एक तार ऐसा है जो कि न्यूट्रल है, उदासीन है। तो धारा प्रवाहित होने वाला तार और न्यूट्रल तार अगर एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है, तो जो घटना होती है वो शॉर्ट सर्किट होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, परिपथ का प्रतिरोध जीरो हो जाता है। ठीक है, और प्रतिरोध का काम क्या है, धारा को रोकना। प्रतिरोध क्या काम करता है, धारा को रोकता है। तो जब प्रतिरोध शून्य हो गया तो धारा रुकेगी नहीं, धारा ज्यादा मात्रा में आएगी, तो अधिक धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिस वजह से आपको तारों में जैसे एक तार एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो आपको एकदम चिंगारी सी उसमें से निकलती हुई दिखाई देती है, तार जल जाते हैं, ठीक है, आग लग जाती है। तो इस तरह की घटना शॉर्ट सर्किट से होती है। ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग, ठीक है, सर्किट में ओवरलोडिंग हो गई। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि मान करके चलिए आपने क्या किया, एक ही टाइम पर अ, आपने, आपका जो परिपथ है, आपका जो घर का एक सर्किट बना हुआ है, उसमें एक ही टाइम में आपने उच्च क्षमता वाले, ठीक है, हाई कैपेसिटी वाले विद्युत उपकरण जोड़ दिए, कई सारे उपकरण जोड़ दिए आपने, टीवी चला दी, पंखा चला दिया, फ्रिज चला दिया, प्रेस चला दी, हीटर चला दिया, ठीक है, या समर्सिबल पंप चला दी, ये सारी चीजें आपने एक साथ चला दी। तो अब इन सारी चीजों को चलने के लिए किसकी जरूरत होगी, धारा की जरूरत होगी, और जब उच्च क्षमता वाले हैं तो उनके लिए ज्यादा धारा की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज अगर आपने चालू कर रखी तो वो तो चलेगी, और जब चलेगी तो वो ज्यादा धारा की मांग करेगी, डिमांड करेगी, तो ज्यादा धारा जब आएगी तो आपका जो तार है, जिस तार से होकर के, जिस वायर से होकर के धारा प्रवाहित हो रही है, वो ज्यादा धारा को सहन नहीं कर पाएगा, तो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर पिघल जाएगा, जल जाएगा, और कहीं ना कहीं आग वाग लगने की घटना जो है वो घटित हो जाएगी। तो ये ओवरलोडिंग की कंडीशन में होता है। ठीक है, अब आता है आपका लघु परिपथ भंजक। तो हिंदी में आपको नहीं पता होगा कि लघु परिपथ भंजक क्या होता है, कि लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा कि एमसीबी, तो आप समझ जाएंगे। एमसीबी हमारे घरों में जो हमारा सर्किट होता है उसमें यूज करी जाती है। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और इसका काम क्या होता है, ये एक सेफ्टी स्विच होता है जिसका उपयोग हम विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए करते हैं। जैसे ही आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो एमसीबी बंद हो जाती है, और परिपथ से आगे की जो विद्युत धारा है वो रुक जाती है, धारा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, और हमारे जो भी उपकरण वगैरह होते हैं वो खराब होने से, जलने से बच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में ट्रांसफॉर्मर को समझते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में करते हैं। ट्रांसफॉर्मर जनरली आपसे पूछा जाए कि क्या काम करता है, तो ट्रांसफॉर्मर एसी करंट जो होता है आपका, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, उसके वोल्टेज को घटाना हो बढ़ाना हो, उसमें हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया किस सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफॉर्मर, तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, जनरली ट्रांसफॉर्मर के दो प्रकार होते हैं, और दो प्रकारों में आपको उसके सिद्धांत और उसकी क्रियाविधि उस पर नहीं जाना है, जो आपके काम की चीजें मैंने वही लिखी है। एक होता है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। मुख्य दो दो पॉइंट हैं दोनों में जो आपको याद रखने हैं, और जहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं पूर्व में, वो क्या है कि उच्चाई ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या काम करता है, ये निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करता है। समझिएगा, निम्न विभव, ठीक है, कम विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा, हाई एसी, इसको कन्वर्ट किस में करेगा, उच्च विभव की लो अल्टरनेटिंग करंट में।
ठीक है, निम्न प्रत्यावर्ती धारा में। और ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर में दो कुंडलियां होती हैं। ट्रांसफॉर्मर में दो कुंडलियां होती हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं हम, दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट याद क्या रखना है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से ज्यादा होती है। और अपचाई ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो ये ठीक अपोजिट है उच्चाई ट्रांसफार्मर के। अगर आपको एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। उच्चाई ट्रांसफार्मर में हम क्या देख रहे हैं कि निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा किसमें बदली जा रही है? उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा में। अपचाई ट्रांसफार्मर में ये चीज उल्टी हो जाती है। इसमें क्या होता है? उच्च विभव की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करते हैं। और जैसा कि दो कुंडली होती है ट्रांसफार्मर में, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में हमने क्या देखा था कि द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे होते थे। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे होते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर जो होता है ये डायरेक्ट करंट का संचालन नहीं करता। अब डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या होते हैं? मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले पहले वाले चैप्टर में आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो ट्रांसफार्मर डीसी का संचालन नहीं करता है, डायरेक्ट करंट का संचालन नहीं करता है, दिष्ट धारा का संचालन नहीं करता है, ये प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट का संचालन करता है, याद रखेंगे। अगर कोई वैक्यूम ट्यूब है, अगर कोई क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, निर्वात नली है, तो उसमें ट्रांसफार्मर विद्युत धारा को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है और चुंबकीय ऊर्जा को, मैग्नेटिक एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, यूज कहाँ कहाँ होता है ट्रांसफार्मर का? वोल्टेज रेफ्रिजरेटर में इसका यूज होता है। टीवी का वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है उसमें इसका यूज होता है। कंप्यूटर में, शीतलक में, इन सारी चीजों में ट्रांसफार्मर का यूज होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग विशेष रूप से वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग की दुकानें होती हैं, वहां पर जो चीज होती है वो अपचाई ट्रांसफार्मर जो है उसमें यूज हम करते हैं। इसके अलावा प्रेरण भट्टी में भी जो है ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आज का सेशन। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। मैं आपको समझाने में जो है सक्षम रहा हूँगा। आज हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व के बारे में बात की। इसी के साथ में ये चैप्टर जो है आपका यहाँ से समाप्त होता है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि दो वीडियोस बचे हैं फिजिक्स के। दो वीडियो के साथ ही आपका फिजिक्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आज से ही आपको बायो की क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जुड़े रहना है। और केवल यदि आपको चीज़ें पसंद आती हैं, कंटेंट सही लगता है, तो आप इस चैनल से जुड़ें। नहीं पसंद आता है तो आप जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ें, लेकिन अगर पसंद आ जाए तो इसको अपने एक दो फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।